भारत के प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में कई रहस्यमयी शक्तियों का जिक्र है। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और पिशाच। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी सत्ता भी है जिसका नाम सुनते ही आकर्षण और खौफ दोनों का एक साथ एहसास होता है। यक्षिणी। कहा जाता है कि यक्षिणियां कुबेर की सेविकाएं होती हैं। वे अलौकिक रूप से सुंदर, मायावी और खजाने की रक्षक होती है। लेकिन जब कोई यक्षिणी किसी श्राप के कारण पथभ्रष्ट हो जाती है तो वो इंसानों के लिए मौत का सबसे खूबसूरत जाल बन जाती है। समर एक 28 वर्षीय शोधकर्ता और लेखक था। उसका विषय था भारत के ग्रामीण इलाकों में दबी हुई अलौकिक मान्यताएं और रहस्य। इसी शोध के सिलसिले में वो एक ऐसे गांव की ओर जा रहा था जिसका नाम नक्शे पर भी बहुत मुश्किल से मिलता था। मायागढ़। मायागढ़ उत्तराखंड के घने और प्राचीन साल के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। शहर से मायागढ़ का रास्ता इतना दुर्गम था कि दिन के उजाले में भी वहां खौफ का साया मंडराता रहता था। समर ने स्टेशन से जो जीप किराए पर ली थी, उसका ड्राइवर रामू पिछले 1 घंटे से खामोश था। जैसे जैसे जीप घने जंगलों के बीच घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ रही थी, रामू के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। रामू, गांव और कितना दूर है? समर ने खिड़की से बाहर पसरे हुए धुंधलके को देखते हुए पूछा। रामू ने घबराए हुए स्वर में कहा, साहब बस आधा घंटा और, लेकिन मुझे गांव के बाहर ही उतारना पड़ेगा आपको। मैं मायागढ़ की सीमा के अंदर अपनी गाड़ी नहीं ले जाऊंगा। क्यों? ऐसा क्या है मायागढ़ में? समर ने अपनी डायरी निकालते हुए पूछा। उसे अपने शोध के लिए कहानियों की ही तो तलाश थी। साहब, आप शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, आप इन बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन मायागढ़ की हवा में कुछ ऐसा है जो इंसानों का खून चूस लेता है। खासकर मर्दों का। सूरज ढलने के बाद वहां के जंगल से जो आवाजें आती हैं वो किसी इंसान की नहीं होती। रामू ने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। शाम के करीब 6 बज रहे थे, लेकिन जंगल की वजह से ऐसा लग रहा था मानो रात हो चुकी हो। अचानक जीप एक झटके के साथ रुकी। रामू ने कहा, साहब यहां से आगे का रास्ता आपको पैदल तय करना होगा। वो सामने जो पगडंडी दिख रही है वो सीधा गांव के डाक बंगले तक जाती है। समर ने रामू को पैसे दिए और अपना भारी बैकपैक कंधे पर टांग लिया। रामू ने गाड़ी घुमाई और जाते जाते एक आखिरी चेतावनी दी, साहब रात में अगर कोई खूबसूरत आवाज सुनाई दे या बेला मोगरा के फूलों की महक आए तो कमरे की खिड़की मत खोलना। भगवान आपकी रक्षा करे। इतना कहकर रामू जीप भगा ले गया। समर अब उस सुनसान पगडंडी पर अकेला था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो किसी पहरेदार की तरह खड़े थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और नमी थी। समर ने अपनी टॉर्च जलाई और पगडंडी पर आगे बढ़ने लगा। सूखे पत्तों पर उसके जूतों की चरमराहट के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी। यहां तक कि झिंगुरों की आवाज भी गायब थी, जो एक जंगल के लिए बहुत अजीब बात थी। करीब 20 मिनट चलने के बाद उसे धुंध के बीच एक पुरानी इमारत दिखाई दी। यह ब्रिटिश काल का बना हुआ डाक बंगला था जो अब जर्जर हालत में था। बंगले के बाहर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था। आप समर बाबू हैं, शहर से आए शोधकर्ता? बूढ़े ने लालटेन ऊपर उठाते हुए पूछा। हां, मेरा नाम समर है। आप भैरव काका है। मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी। आइए बाबूजी, अंदर आइए। रात बहुत गहरी हो चुकी है और जंगल जाग गया है। भैरव काका की आवाज में एक अजीब सी कर्कशता थी। बंगले के अंदर का माहौल बहुत सीलन भरा और उदास था। लकड़ी के पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लगी सीलन और छत से लटकते मकड़ी के जाले बता रहे थे कि यहां सालों से कोई नहीं आया है। भैरव काका ने समर को उसका कमरा दिखाया। कमरा बड़ा था, जिसमें एक पुरानी लोहे की चारपाई और एक भारी लकड़ी की खिड़की थी जो सीधे पीछे के जंगल की तरफ खुलती थी। भैरव काका ने लालटेन टेबल पर रखी और कहा, बाबूजी, खाना मैंने रसोई में ढक कर रख दिया है, आप खा लीजिएगा, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये मायागढ़ है, यहां रात को नियम बदलते हैं। पीछे के जंगल को निषिद्ध वन कहा जाता है। वहां एक सदियों पुराना बरगद का पेड़ है और उसके पास एक खंडहर मंदिर।
वहां जाना तो दूर, उस तरफ देखना भी मना है। समर मुस्कुराया। काका, मैं इन भूतों और चुड़ैलों पर विश्वास नहीं करता। मैं तो बस इनकी कहानियों पर किताब लिख रहा हूं। भैरव काका की आंखों में अचानक एक खौफनाक चमक आ गई। उन्होंने समर के करीब आकर धीमी आवाज में कहा, भूत प्रेत तो मरे हुए इंसानों की आत्माएं होती है बाबूजी, लेकिन जो जंगल में रहती है वो कभी इंसान थी ही नहीं। वो यक्षिणी है, रूप की रानी और मौत की प्यासी। रात के तीसरे पहर में खिड़की बंद ही रखना, और हां, अगर पैरों में घुंघरू की आवाज आए तो कानों पर हाथ रख लेना। इतना कहकर भैरव काका कमरे से बाहर चले गए। समर ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि काका जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह जल्दी गांव छोड़कर चला जाए। उसने अपना सामान खोला, कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर टेबल पर रखा और रसोई में जाकर खाना खा लिया। रात के लगभग 11 बज चुके थे। समर अपने लैपटॉप पर कुछ नोट्स टाइप कर रहा था। बाहर हवा तेज हो गई थी, जिससे खिड़की के शीशे खड़खड़ा रहे थे। समर को नींद आने लगी थी। उसने लैपटॉप बंद किया और चारपाई पर लेट गया। थकान की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। अचानक रात के करीब 2 बजे उसकी आंख खुल गई। कमरे का तापमान एकदम से बहुत गिर गया था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ की सिल्ली कमरे में रख दी गई हो। समर ने रजाई को खुद पर लपेटा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरे के अंदर एक बेहद मीठी, मादक और नशीली खुशबू फैल रही थी। यह बेला और चमेली के फूलों की मिलीजुली महक थी। यह खुशबू इतनी तेज थी कि समर का दिमाग सुन्न होने लगा। उसे रामू और भैरव काका की चेतावनी याद आई, बेला के फूलों की महक आए तो खिड़की मत खोलना। समर ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह महक शायद जंगल के किसी पौधे से आ रही होगी, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। छम छम छम। यह घुंघरुओं की आवाज थी। आवाज बहुत साफ थी और खिड़की के ठीक बाहर से आ रही थी। समर के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले इंसान के नाते वह डरने के बजाय कारण खोजना चाहता था, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। छम 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 आवाज अब खिड़की के और करीब आ गई थी। साथ ही एक बेहद सुरीली और मीठी आवाज में कोई गुनगुना रहा था। वो आवाज किसी भी वाद्य यंत्र से ज्यादा मधुर थी। उसमें एक ऐसा सम्मोहन था जो समर को अपनी ओर खींच रहा था। समर बिस्तर से उठा। उसका दिमाग कह रहा था कि रुक जाओ, लेकिन उसके पैर अपने आप खिड़की की तरफ बढ़ रहे थे। महक अब इतनी मादक हो गई थी कि समर की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही थी। उसने कांपते हाथों से खिड़की की सिटकनी खोली और खिड़की के दोनों पल्ले बाहर की तरफ धकेल दिए। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, जिसकी पीली रोशनी कोहरे को चीरते हुए जंगल पर पड़ रही थी। समर ने बाहर झांका। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ ऊंचे पेड़ों के काले साए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी कोहरे के बीच से एक आकृति उभरने लगी। वह बंगले की बाउंड्री वॉल के पास खड़ी थी। समर की सांसें अटक गईं। उसने आज तक किसी महिला को इतना सुंदर नहीं देखा था। वो एक छलावा लग रही थी। उसने लाल रंग का एक प्राचीन लिबास पहना हुआ था जो रेशम का मालूम पड़ता था। उसके गले, हाथों और कमर में भारी सोने के आभूषण थे जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उसके बाल घने, काले और उसकी कमर तक खुले हुए थे। समर चाहकर भी अपनी नजरें उससे नहीं हटा पा रहा था। उस स्त्री ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें वे इंसान की आंखें नहीं थी। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसके होंठ एकदम लाल थे और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। समर। उसने समर का नाम पुकारा। उसकी आवाज समर के कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंजी। तुम मुझे ही तो ढूंढने आए हो ना? आओ, मेरे पास आओ। समर पूरी तरह से उसके वशीकरण में आ चुका था। वह भूल गया कि वो कहां है, कौन है। उसे बस उस अलौकिक सुंदरी के पास जाना था। वो बिना कुछ सोचे समझे कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। ठंडी हवा उसे चीर रही थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वह नंगे पैर उस पगडंडी पर चलने लगा जो निषिद्ध वन की तरफ जाती थी। वो स्त्री यक्षिणी उसके आगे आगे चल रही थी। वो चल नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था
जैसे वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही हो। उसके हर कदम के साथ घुंघरूओं की छमछम बज रही थी और बेला की महक तेज होती जा रही थी। समर एक रोबोट की तरह उसके पीछे खींचा चला जा रहा था। जल्द ही वे उस प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ की जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थी। पेड़ के ठीक नीचे एक प्राचीन पत्थर का मंदिर था जिसकी छत टूट चुकी थी और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थी। यक्षिणी उस मंदिर के खंडहर के बीच जाकर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर समर को देखा। आओ समर, मुझे स्पर्श करो। मैं सदियों से प्यासी हूं तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे जीवन की। समर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके करीब पहुंच गया। जैसे ही समर का हाथ यक्षिणी के चेहरे के पास पहुंचा, यक्षिणी की वह मोहक मुस्कान अचानक एक भयानक रूप में बदलने लगी। उसके लाल होंठ पीछे की तरफ खिंच गए और उसके मुंह से इंसानों के नहीं बल्कि किसी खूंखार जानवर जैसे नुकीले और लंबे दांत बाहर आ गए। उसकी सुनहरी आंखें एकदम से काली हो गई जैसे कोई अथाह खाई हो। यक्षिणी ने अपना एक हाथ बढ़ाया जिसके नाखून छुरे की तरह लंबे और काले थे और समर की छाती पर रख दिया। समर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती में जलता हुआ कोयला रख दिया हो। एक असहनीय दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा, उसकी जीवन ऊर्जा को कोई वैक्यूम की तरह खींच रहा है। समर तड़पने लगा लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। यक्षिणी का चेहरा अब एक खौफनाक राक्षस जैसा हो गया था जो समर की जीवन ऊर्जा को पीकर और ज्यादा जवान और चमकदार होती जा रही थी। समर की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई शंख की एक तेज और पवित्र आवाज गूंजी। शंखनाद। शंख की आवाज सुनते ही यक्षिणी ने एक भयानक चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। उसने समर की छाती से अपना हाथ हटाया और गुस्से से उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। समर के शरीर से जैसे ही उसका हाथ हटा, समर एक बेजान लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसका सिर एक पत्थर से टकराया और वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब समर की आंख खुली तो सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका सिर दर्द से फट रहा था। उसने आंखें मली और चारों तरफ देखा। वो अपने कमरे की उसी पुरानी लोहे की चारपाई पर लेटा हुआ था। कमरे की खिड़की बंद थी। सूरज की रोशनी दरारों से अंदर आ रही थी। समर एकदम से उठकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। क्या वो सब एक सपना था? हां, वो एक बुरा सपना ही होगा। ज्यादा थकान और भैरव काका की बातों की वजह से मुझे मतिभ्रम, हैल्यूसिनेशन हो गया होगा। समर ने खुद को दिलासा दिया। वह पानी पीने के लिए टेबल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी छाती पर पड़ी। उसकी शर्ट के बटन टूटे हुए थे और उसकी छाती पर ठीक दिल के ऊपर 4 गहरे खरोंच के निशान थे जिनमें से खून सूख चुका था। समर के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन खौफ का मंजर अभी बाकी था। उसने देखा कि उसके तकिए के ठीक पास एक बिल्कुल ताजा और सफेद बेला मोगरा का फूल रखा हुआ था जिसमें से अभी भी वही मादक महक आ रही थी। यह कोई सपना नहीं था। यक्षिणी ने उस पर अपनी मुहर लगा दी थी। वो बच तो गया था, लेकिन वो शिकार बन चुका था। और तभी कमरे के बंद दरवाजे के बाहर से किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, आज रात मैं फिर आऊंगी समर। किया समर को शंख बजाकर किसने बचाया था, या फिर यक्षिणी का असली रहस्य क्या है? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो हमें कमेंट में जरूर बताना, ताकि जल्द से जल्द आगे की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।